नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह आपके अपने चैनल एमक्यू एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी क्यों मनाते हैं ये सभी लोग आप जानते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 26 जनवरी जो है इसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है। तो मित्रों, बात करते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो है अपना कारक। देखो, कारक जो शब्द है ये क्री धातु में अक प्रत्यय के मेल से बना है। मित्रों, कारक शब्द जो बना है ये क्री धातु में अक प्रत्यय के मेल से बना है। आपसे पूछेगा कारक में मूल धातु बताइए, तो मित्रों ध्यान रखना ये तो अपनी हो जाएगी मूल धातु। और इसमें प्रत्यय यदि आपसे पूछता है मित्रों, तो ये अक अपना हो जाएगा प्रत्यय। आपसे पूछा जाएगा कि कारक शब्द में मूल धातु क्या है, तो क्री करना है। कारक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आपको अक करना है। अब बात करते हैं कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अपना होता है यहाँ पर क्रिया से प्रत्यक्ष, या सीधे सीधे याद रखें आप, क्रिया से संबंध बताना। क्रिया से संबंध बताना। मित्रों, मैं आपसे बात करता हूँ। ये एक कहने का मतलब सूत्र होता है क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया जनकत्वम कारकम, इसका मतलब क्या होता है ये समझेंगे मित्रों। क्रिया जनकत्वम कारकम, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये शब्द जो टूटेगा ये इस प्रकार से टूटेगा। क्रिया, क्रिया का जनक, क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया का जनक कारक माना जाता है। क्रिया का जनक कारक माना जाता है। मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर कि क्रिया की ये शाब्दिक अर्थ हो गया। क्रिया शब्द किससे बना ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें कि क्रिया कारक की परिभाषा क्या होती है। अभी लिखाऊंगा, थोड़ा सा लिखे नहीं, आगे हम बात करेंगे कारक की परिभाषा क्या होती है। देखो मित्रों, इसकी जो परिभाषा होती है वो इस प्रकार से है। आपको ध्यान रखना है, वाक्य में, वाक्य में प्रयुक्त, प्रयुक्त पद अपना संबंध, वाक्य में प्रयुक्त पद अपना संबंध, अपना संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वाक्य में प्रयुक्त पद अपना संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया से स्थापित करते हैं, क्रिया से स्थापित करते हैं। तो उसे, तो उसे कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। मित्रों, आपने कई बार देखा होगा, कई बार तो हमें वाक्य में कारक चिन्ह दिखाई देता है और कई बार दिखाई नहीं देता है। जैसे प्रश्न आया यहाँ पर, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो मित्रों आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि राम ने, इसमें कौन सा कारक है। तो आप सभी लोगों को विदित है इसमें कौन सा कारक होगा, इसमें कर्ता कारक होगा। लेकिन अगर ये उदाहरण इस प्रकार से दे दिया, यहाँ पर यही उदाहरण ऐसे रख दिया, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आपसे पूछा जाएगा मित्रों इस राम शब्द में कौन सा कारक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, इन दोनों वाक्यों में राम शब्द में कर्ता कारक है। ऊपर वाले वाक्य में तो हमें कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है,
लेकिन नीचे वाले वाक्य में हमें कर्ता के साथ में कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसकी परिभाषा ये होती है, वाक्य में प्रयुक्त पद अपना संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया से स्थापित करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कारक। ये ध्यान रखना, बिना कारकों के वाक्य पूर्ण नहीं बनता है। ठीक है, कारक का मतलब ही ये होता है कि अब वाक्य में जो क्रिया दी हुई है, जो पद दिए हुए हैं, उन पदों का क्रिया से संबंध स्थापित करना ही कारक कहलाता है। मैं आपसे कह देता हूं, जैसे मैंने लिखा राम रावण मारा। अब मुझे ये बताओ, ये कोई वाक्य बना क्या? ये कोई भी वाक्य नहीं है। अगर इसमें हम लोग कारकों का, कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, तब जाके ये वाक्य में जो पद आ रहे हैं ये अपना संबंध क्रिया से स्थापित करेंगे। अब इसमें तो सीधे सीधे ये शब्द लिख दिए मैंने, राम रावण मारा, लेकिन इसमें ये आएगा राम ने रावण को मारा। तो ये मित्रों अपना जो है ना, यही तो कारक है। दोबारा सुने इसकी परिभाषा। परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। वाक्य में आने वाले शब्द जो हैं वो या तो प्रत्यक्ष रूप से, या कौन से रूप से? प्रत्यक्ष का मतलब होता है जहां कारक चिन्ह दिखाई देगा, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जहां कारक चिन्ह दिखाई नहीं देगा। जैसे देखो, इसमें तो कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे वाले में कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या? फिर भी इसमें कर्ता कारक है। इसका मतलब हो गया, वाक्य में जो भी पद आ रहा है वह अपना संबंध क्रिया से या तो प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करेगा या अप्रत्यक्ष रूप से करेगा। बात समझ में आई? ये बात आपको ध्यान रखनी है मित्रों। अभी तक मैंने केवल और केवल कारक की परिभाषा बताई है। आगे मैं आपसे बात करता हूं, यहां पर आपसे पूछेगा कारक कितने होते हैं, तो आप लोगों को 8 करने भाई। आपसे पूछेगा कारक कितने होते हैं, तो कारकों की संख्या 8 करनी है, 8। लेकिन समास की दृष्टि से कारक कितने? 6 होते हैं। सर्वनाम की दृष्टि से कारक कितने? 7 करने। ये तीनों प्रश्न अलग अलग हैं। अब 8 जो कारक होते हैं मित्रों, एक बार इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 8 कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, कारण से। ध्यान रखना, इसके साथ के द्वारा भी आता है मित्रों। अगला इसमें आता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, और संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए। अगला इसमें आता है अपादान, और अपादान से अलग। अगला मित्रों इसमें आता है संबंधों। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, संबंध में आता है का, की, के, या आ जाएगा मित्रों रा, री, रे। आगे ध्यान रखना है, अगला इसमें आता है मित्रों अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह होता है मैं, पे, पर। और अगला इसमें आता है मित्रों लास्ट का संबोधन, और संबोधन में आता है मित्रों हे, ओ, अरे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझना मित्रों, एक तो ये वाला मैं आता है मैं, और एक ये वाला मैं आता है, एक ये वाला की आता है की, एक ये वाला की आता है की। दोनों में अंतर सुने। आज तक हम लोगों को इसके विषय में नहीं पता कब कौन सी की का प्रयोग करना है और कब कौन से मैं का प्रयोग करना है। ध्यान से सुन लें। देखो, दो में आ रहे हैं, एक में तो भाई साहब डबल मात्रा आ रही है, एक में सिंगल मात्रा आ रही है। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आ रही है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा आ रही है। कब किसका हमें प्रयोग करना है इसको समझ लो ध्यान से मित्रों। ये जो होता है ये ध्यान रखना, ये तो वक्ता के लिए आता है, वक्ता। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला या बात कहने वाला। तो अगर आप खुद के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं पे 2 मात्रा लगानी है, और अगर आप लोग मैं का प्रयोग कर रहे हैं कारक चिन्ह के रूप में,
कारक चिन्ह के रूप में तो इसका प्रयोग करेंगे, और इसका प्रयोग जो होता है वो अंदर के अर्थ में होता है मित्रों। किसके अर्थ में? जैसे मैं कह देता हूं कक्षा में छात्र बैठे हैं, ठीक है, जेब में पैसे रखे हैं, पेन में स्याही है। इसका मतलब ये हो गया, जहां पे मैं का अर्थ मिलेगा वहां पे अंदर का अर्थ होगा, वहां इसका प्रयोग होगा। दूसरा, ये जो होता है बड़ी ई वाला, ये तो मित्रों अपना कारक होता है। कारक क्या होता है? कारक। मोहन की पुस्तक, तो इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन इस वाले की का प्रयोग करना है जहां पे मित्रों दो वाक्यों या शब्दांशों को जोड़ा जाता है। जैसे मैं कह देता हूं गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो वहां पर इस की का प्रयोग नहीं होगा, वहां पे इस की का प्रयोग करना है। ठीक है, दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और अगर कहीं पर भी किसी में संबंध बताया जा रहा है तो इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन की बहन, इसका प्रयोग करेंगे। मोहन की कार, इसका प्रयोग करेंगे। मोहन की पुस्तक, इसका प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। अगर इनमें अंतर नहीं पता है तो आप लोग लिखते समय बहुत सारी गलती करते होंगे। ठीक है, कब कौन सा प्रयोग करना है इसका विशेष ध्यान रखना है। तो पहले यहां तक लिख लेते हैं मित्रों, लिखो। कारक डाल के लिखो आप, कारक। कारक में लिखेंगे, कारक शब्द लिख के क्री प्लस अक प्रत्यय। ये अपना जो है मित्रों ये अक प्रत्यय है, प्रत्यय। ये मूल धातु है, ये प्रत्यय। शाब्दिक अर्थ दो। बिल्कुल। उसके बाद ये लिखना है क्रिया जनकत्वम कारकम। ये एक सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से मित्रों कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है क्रिया का जनक कौन है। कर्ता ऐसे रखेगा, कारक है, लिंग है, वचन है, ऐसे रखेगा। तो ये ध्यान रखना, क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया का जो जन्म होता है वो कारक से होता है। क्रिया जनकत्वम कारकम, ये तो मित्रों सूत्र है। और ये इसका नीचे व्याख्या की गई है। क्रिया जनकत्वम कारकम, इसका मतलब क्रिया का जनक कारक माना जाता है। इसके बाद लिखना है परिभाषा। क्रिया का जनक कारक माना जाता है, नीचे लिखेंगे परिभाषा। और परिभाषा में लिखो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों संबंधों वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे या उस रूप को, उसे कह लो या उस रूप को कारक कहते हैं। होता है उस रूप को
कारक कहते हैं। इसका मतलब ये बताया मित्रों, देखो इसका अर्थ ये है, मैंने आपसे कहा जैसे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम अपना संबंध अन्य पदों से स्थापित कर रहे हैं, तो जिस रूप में कर रहे हैं वही तो कारक है। ठीक है, नीचे नई लाइन से डैश करके ये लिख लो कारक की परिभाषा दूसरी। वाक्य में प्रयुक्त पद, पद का मतलब संज्ञा या सर्वनाम, पद के कोष्टक में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त पद अपना संबंध, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया से स्थापित करते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया से स्थापित करते हैं तो उसे कारक कहते हैं। स्थापित करते हैं तो उसे कारक कहते हैं। अगली लाइन से, अगली लाइन से उदाहरण लिखना, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम मित्रों कर्ता कारक है इसमें। दूसरा राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी राम कर्ता कारक है। कर्ण कारक वहां होगा जहां साधन किया, साधन के रूप में आएगा, जैसे पेन से पत्र लिखा। ठीक है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, गलत है वाक्य। राम ने पुस्तक पढ़ी ये सही है, के द्वारा का मतलब है जिससे साधन काम किया जा रहा है। हो गया, देखो राम के द्वारा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना वहां वाच्य बदल जाएगा, फिर वो कर्तृवाच्य का नहीं रहेगा, कर्मवाच्य का वाक्य बन जाएगा। यहाँ तक हो गया। नीचे नई लाइन से लिखें, कारक के भेद, कारक के भेद, और लिख दो भैया डैश करके 8, इन आठों को ऐसे उतार दो। कर्ता ने, कारक के भेद 8, कर्ता ने कर्म को, अधिकरण में आता है मैं पे पर। ध्यान रखना है इसमें मैं जो आएगा वो एक मात्रा वाला आएगा भाई, दो मात्रा वाला आएगा वो अपना सर्वनाम होगा, सर्वनाम।
और एक मात्रा वाला आएगा वो अपना कारक हो जाएगा। मैं पे पर। मित्रों ये इधर वाले जो हैं ये क्या है, ये तो है कारक। और ये क्या है, ये है कारक चिन्ह। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ये तो कारक चिन्ह है और इधर ये है कारक। कारक और कारक चिन्ह हो गया सभी का। इसके बाद एक नोट डालना है, नोट। और नोट में लिखेंगे कारक चिन्हों को, कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग, कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। ये ध्यान रखना मित्रों, कारक चिन्ह कहें, विभक्ति चिन्ह कहें या परसर्ग चिन्ह कहें, तीनों का मतलब एक ही होता है। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। विभक्ति या परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। विभक्ति कह लें, परसर्ग चिन्ह कहें या कारक चिन्ह, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब नंबर एक डालना है आपको, कर्ता कारक। इधर ध्यान से सुने। देखो मित्रों, कर्ता कारक कहाँ होता है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता। तो ध्यान रखना, कर्ता का मतलब होता है वाक्य में कार्य करने वाले को, करने वाले को कर्ता कहते हैं। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। ध्यान रखना है, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, इसका जो कारक चिन्ह होता है मित्रों वो होता है ने। लेकिन ये भी याद रखें, सभी वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता है। भाई अगर किसी वाक्य में ने कारक चिन्ह आ रहा है तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि कर्ता कारक है। अगर किसी वाक्य में ने कारक चिन्ह नहीं आया तो कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखें, यहाँ पे जो ने कारक चिन्ह आता है मित्रों, ये केवल भूतकाल में आता है, केवल भूतकाल में आता है। जैसे मैं बात कर लेता हूं आपसे उदाहरण की, जैसे सीता ने खाना खाया। ये मित्रों भूतकाल का वाक्य है और इसके साथ में ने आ रहा है, कर्ता कारक है। दूसरा इसमें उदाहरण हो जाएगा मित्रों अपना, उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा, तो इसमें भी मित्रों यहाँ ध्यान रखना सर्वनाम के साथ नहीं आ रहा है। अगला इसमें आ जाता है, जैसे राम विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। तो इसमें इसमें मित्रों ने नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें भी आपसे कारक पूछेगा, तो मित्रों इसके साथ में कारक जो पूछेगा, इसमें कारक जो होगा वो ध्यान रखना है आपको। राम ने, राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है।
अब ध्यान से सुने मित्रों, इसमें इसमें उसने यहाँ पे और यहाँ नीचे वाला जो वाक्य है इसमें मित्रों राम, ऊपर वाला जो वाक्य है इसमें तो सीता ने ये कर्ता कारक है, बीच वाले वाक्य में उसने ये कर्ता कारक है और नीचे वाला राम ये कर्ता कारक है। तीनों वाक्यों में आप ध्यान रखेंगे नीचे वाला जो वाक्य है उसमें ने का प्रयोग नहीं हो रहा है, फिर भी आपको कर्ता कारक करना है। तो लिखो उसमें 2 लाइन। बता तो रहा हूं, मैंने अभी कहा है आपसे केवल केवल भूतकाल में कर्ता के साथ ने आएगा, अन्य कालों में कर्ता के साथ ने नहीं आएगा। ठीक है, भूतकाल में ने आएगा, अन्य कालों में ने नहीं आएगा। राम विद्यालय जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वर्तमान काल का वाक्य है ना, जाता था तो भूतकाल का हो जाएगा। देखो प्रत्यक्ष का मतलब तो होता है जहां पे कारक चिन्ह दिखाई देता है, अप्रत्यक्ष का मतलब है जहां कारक चिन्ह दिखाई नहीं देता है। हाँ, लेकिन इसमें इन तीनों वाक्यों में ये करता है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल, ऊपर वाले दोनों वाक्य जो है ये भूतकाल के हैं, नीचे वाला तीसरा वाक्य जो है ये वर्तमान काल का है। और मैंने आपसे ये कहा है कि केवल और केवल भूतकाल के वाक्यों में ही कर्ता के साथ ने आएगा, अन्य सभी में कर्ता के साथ ने नहीं आएगा। देखो इसको ऐसे उतारो। नीचे एक नोट डाल दें, नोट, और नोट में लिखना है कभी कभी, नोट में लिखो कभी कभी कर्ता के साथ, कभी कभी कर्ता के साथ से ऑब्लिक के द्वारा, कभी कभी कर्ता के साथ से ऑब्लिक के द्वारा, से ऑब्लिक के द्वारा परसर्ग चिन्ह आ जाते हैं। कभी कभी कर्ता के द्वारा, कर्ता के साथ से या के द्वारा परसर्ग आ जाते हैं तो तो कर्ता कारक माना जाएगा। आ जाते हैं तो कर्ता कारक माना जाएगा। ये ध्यान रखना, ये वाच्य में आते हैं, वाच्य, वाच्य में कर्म वाच्य में भी ऐसे आते हैं और भाव वाच्य में भी ऐसे आते हैं। उदाहरण लिखो इसमें, जैसे जैसे मोहन के द्वारा पढ़ा नहीं जाता, मोहन के द्वारा पढ़ा नहीं जाता। अगला, सरपंच से चला नहीं जाता, सरपंच से चला नहीं जाता। तो इसमें ध्यान रखना मित्रों, दोनों में पहले जो आ रहे हैं रेखांकित करके लिख देना कर्ता कारक, कर्ता कारक आ जाएगा, कर्ता कारक।
अगला डालेंगे इसमें नंबर 2, कर्म कारक। बातें नहीं करें, ध्यान से सुने। देखो कर्म, कर्म किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? ध्यान रखना, कर्ता का कर्म का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया जिसे सर्वाधिक चाहती है, क्रिया के जो बिल्कुल नजदीक होता है, क्रिया के सबसे जो निकट होता है, वो अपना क्या होता है, वो कर्म होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा ऐसे भी बन जाएगी, कर्ता के द्वारा वाक्य में जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। तो लिखो इसको, देखें, वाक्य में वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। आगे ध्यान रखना, क्रिया जिसे सबसे ज्यादा चाहती है, क्रिया जिसे सबसे ज्यादा चाहती है उसे कर्म कहते हैं। आगे ध्यान रखना, क्रिया के सबसे निकट, क्रिया के सबसे निकट, सबसे निकट आने वाले पद को कर्म कहते हैं, को कर्म कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह जो होता है मित्रों वो इसका होता है को, कारक चिन्ह इसका जो होता है वो को होता है, को। पद को कर्म कहते हैं, पद को कर्म कहते हैं, पद को कर्म कहते हैं। इसका कारक चिन्ह जो होता है वो मित्रों होता है को। आगे सुने, हो गए सभी का यहाँ तक? देखो जल्दी लिखो इसको। अब सुने मित्रों, इसमें ये ध्यान रखना, को, को कारक चिन्ह का प्रयोग, को कारक चिन्ह का प्रयोग सजीव, या मैं कहूं तो मित्रों प्राणी वाचक कर्म के साथ होता है, कर्म के साथ होता है। तो ये ध्यान रखना, अपना जो को आता है, को कर्म कारक, को कारक चिन्ह जो है
इसका प्रयोग केवल और केवल मित्रों सजीव या प्राणीवाचक कर्म के साथ होगा। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, कर्म दो होते हैं, कर्म दो होते हैं। नंबर एक होता है मित्रों प्रधान कर्म, इसी को हम लोग कह देते हैं मित्रों प्रत्यक्षों। और दूसरा अपना जो होता है वो होता है अप्रधान कर्म, और इसी को कह देते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। ऊपर वाला जो होता है मित्रों इसे मुख्य कर्म भी कह देते हैं, मुख्य कर्म। और ये हो जाता है गौण कर्म। प्रधान कर्म, प्रत्यक्ष, मुख्य, अप्रधान, अप्रत्यक्ष, गौण। ये ध्यान रखना, ये क्रिया के निकट होता है। और ये क्रिया के निकट नहीं होता है, निकट नहीं होता है। ऐसे मित्रों में इसका उदाहरण लिख देता हूं, यहाँ पर उदाहरण। उदाहरण है मित्रों इसमें माँ ने पुत्रों को पत्र लिखा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत मित्रों दो कर्म आ रहे हैं, दो, एक तो पुत्रों को, एक पत्र। ठीक है, एक तो इसमें कर्म दो आ रहे हैं, दो कर्म होते हैं, एक तो प्रधान होता है और एक अप्रधान होता है। यहाँ पे जो ये कर्म है ये मित्रों अपना कैसा है, ये कौन सा कर्म है, इसे हम लोग कहेंगे प्रधान। प्रधान का मतलब जो क्रिया के बिल्कुल निकट है वो तो प्रधान कर्म होता है, और जो क्रिया से दूर है वो अप्रधान कर्म होता है, अप्रधान। ऐसे लिखेंगे इसको, प्रधान कौन सा है और अप्रधान कौन सा है। हो गया सभी का यहाँ तक। अब सुनो इसमें एक बात, अभी आपने जो जैसे पहले जो उदाहरण लिखा था, पहला जो उदाहरण आपने लिखा था मित्रों कर्ता कारक में जो उदाहरण लिखा था, एक बार मुझे बताइए, इधर देखें। कर्ता कारक में जो आपने उदाहरण लिखा था वो इस प्रकार से था, सीता ने खाना खाया। दूसरा था ने पत्र लिखा। अब मित्रों में इन्हीं उदाहरणों को यहाँ पे मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। एक उदाहरण ये हो गया, इसका दूसरा उदाहरण होगा सीता ने खाना खाया, सीता ने खाना खाया। अब भाई साहब इसमें ध्यान रखना, आप लोग ये सोच रहे हैं साहब ये वाक्य तो आपने कर्ता कारक में भी लिखाया था, ये वाक्य आप कर्म कारक में भी लिखा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। तो ध्यान रखना, आप लोगों से मित्रों ऐसे वाक्य जो आएगा उसमें रेखांकित करके देगा। अगर रेखांकित इसके नीचे हो रहा है तो कर्ता कारक करना है, अगर रेखांकित इसके नीचे हो रहा है तो कर्म कारक करना है। ध्यान रखना इस वाक्य में दोनों कर्म कारक हो जाएंगे, कर्ता भी हो जाएगा और मित्रों कर्म भी हो जाएगा। तो इसमें इधर तो कर्ता कारक है ये, और ये कर्म कारक है। तो लिखो उदाहरण, तीसरा उदाहरण होगा सीता नृत्य करती है, सीता नृत्य करती है।
इसमें लिखेंगे मित्रों, यहाँ नृत्य के नीचे रेखांकित करना है नृत्य। देखो ऐसे लिखो 3-4 वाक्य। एक इसका चौथा उदाहरण हो जाएगा, माँ ने पुत्रों को पुकारा। माँ ने पुत्रों को पुकारा। इसमें ध्यान रखना, पुत्रों को इसमें कर्म कारक है। तीनों चारों वाक्यों को ऐसे ही लिख लें और इनमें ध्यान रखना जहां रेखांकित हो रहा है वो कर्म कारक है। सीता ने खाना खाया। मैंने ऊपर आपसे कहा है, एक नोट डलवाया था, को कारक चिन्ह का प्रयोग सजीव या प्राणी वाचक कर्म के साथ होगा। इसमें खाना सजीव है कि निर्जीव है? तो निर्जीव के साथ को क्यों आएगा? इसमें देखो यहाँ पे पुत्र सजीव है कि नहीं, इसके साथ को आ रहा है। यहाँ पे देखो इसमें पुत्रों सजीव है कि नहीं, को आ रहा है। सजीव के साथ में को आएगा, निर्जीव के साथ को कारक चिन्ह नहीं आएगा। दोनों में ध्यान रखना है, कर्ता कारक में भी और कर्म कारक में भी। तो आज के लिए इतना काफी मित्रों, बात करते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।